हेलो एवरीवन। आप सभी का एड्यूस क्लासेस में पुनः स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में रे ऑप्टिक्स स्टार्ट किए थे। रे ऑप्टिक्स में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट देखा है। उसके बाद में हमने रिफ्लेक्शन के डेफिनेशन देख लिए हैं। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, यानी रिफ्लेक्शन हम लोग प्लेन मिरर से डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन हम लोग स्फेरिकल मिरर में डिस्कस करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन हमारा कैसे होगा। तो लेकिन सबसे पहला सवाल यही है ना कि प्लेन मिरर होता क्या है। सबसे पहले मैं किसका डेफिनेशन देना चाह रहा हूँ कि प्लेन मिरर किसे कहोगे। तो प्लेन मिरर का बनाएंगे कैसे, इसके लिए सुनना। कोई भी हमारे पास में प्लेनर ट्रांसपेरेंट ग्लास का सरफेस है, क्या कह रहा हूँ मैं। मान लिया हमारे पास में ये एक प्लेनर ट्रांसपेरेंट ग्लास का सरफेस है। इसके किसी एक साइड को अगर प्लेन है तो किसी भी साइड को पॉलिश करें, उससे कोई इशू है नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, प्लेनर ट्रांसपेरेंट ग्लास के सरफेस के किसी भी एक साइड को एल्युमिनियम या सिल्वर का पॉलिश कर दें। किसका पॉलिश करना है, एल्युमिनियम या सिल्वर का पॉलिश कर देना। तो हमारा कौन सा मिरर बन के आता है, प्लेन मिरर बनेगा। यानी प्लेनर ट्रांसपेरेंट प्लेनर ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस polished with एल्युमिनियम और सिल्वर। अब आगे देखना, ये हमारा प्लेन मिरर बना। प्लेन मिरर के जिस साइड को पॉलिश करेंगे उसे हम लोग पॉलिश साइड कहते हैं। प्लेन मिरर के जिस साइड को हम लोग पॉलिश करेंगे उसे पॉलिश साइड कहेंगे। और जिस साइड को पॉलिश नहीं करेंगे, यानी रिफ्लेक्शन का फिनोमेना उसी साइड होना है, इसलिए इस साइड को हम लोग रिफ्लेक्टिंग साइड भी कहते हैं। इस साइड को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिफ्लेक्टिंग साइड कहेंगे। प्लेन मिरर के जिस साइड को पॉलिश करेंगे वो हमारा पॉलिश साइड होगा। जिस साइड को पॉलिश नहीं करते हैं वो साइड हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग साइड रहेगा। अब एक बार मैं प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन का दोबारा से रे डायग्राम बनाकर दिखा दे रहा हूँ। ये हमारे पास में एक प्लेन मिरर है। ये क्या हमारे पास में एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में रे हमेशा, अगर कभी भी रे पॉलिश साइड पे इंसिडेंट हुआ ना, अगर कभी भी रे हम लोग पॉलिश साइड पे इंसिडेंट करवाएंगे तो ये पॉलिश क्या करेगा, रे को एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं होगा। अगर रिफ्लेक्शन करवाना है तो रे हमारा किस साइड इंसिडेंट होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग साइड में अगर रे हमारा इंसिडेंट होना चाहिए। तो मैंने एक रे इंसिडेंट करवा दिया है, ऐसा कोई रे है, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या है, एक इंसिडेंट रे। कभी भी रिफ्लेक्शन करवाना हो तो मैंने बार बार कहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ढूंढकर उसमें नॉर्मल ड्रॉ करना। तो ये हमारे पास में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पी है। प्लेन सरफेस का नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, वही होता है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। नॉर्मल के एक साइड अगर इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल के दूसरे साइड पर क्या रहने वाला है, रिफ्लेक्टेड रे होगा। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्या रहता है, सेम रहेगा। इस तरह प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन करवाना होगा तो हम लोग प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लें, मतलब ध्यान दे लें, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, पूछ ले कह रहा हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, या उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं और बता देता हूँ। एक छोटा सा डेफिनेशन है जिसे हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन एक छोटा सा डेफिनेशन डिफाइन करते हैं जिसे हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन वो एंगल है जिस एंगल से रे हमारा बेंड हुआ, यानी जितना भी एंगल हमारा रे बेंड करेगा उस बेंडिंग एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। अब देखना, मैं बता रहा हूँ, रे का ये एक्चुअल पाथ है, यानी अगर रे का पाथ नहीं चेंज हुआ होता, रे के पाथ में ये प्लेन मिरर ना आया होता ना, तो रे इसी एक्चुअल पाथ पे हमारा लगातार स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करता रहता। लेकिन क्योंकि प्लेन मिरर बीच रास्ते में आया तो रिफ्लेक्शन होके रे अपने एक्चुअल पाथ से जितना भी एंगल बेंड करेगा ना, उसी बेंडिंग एंगल को हम लोग क्या नाम देते हैं, सॉरी,
एंगल ऑफ डेविएशन करें। रे अपने एक्चुअल पाथ से जितना भी एंगल बेंड करेगा, इसी बेंडिंग एंगल को हम लोग क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। तो अगर मुझे एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में एक लाइन लिखना हो तो क्या मैं लिखूंगा, एंगल बाई विच a ray will bend said to be angle of deviation, said to be angle of deviation। जिस भी एंगल से रे हमारा बेंड होगा उस बेंडिंग एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे। रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन का मैं फार्मूला निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर डायग्राम ज़्यादा ध्यान से देख रहे हो ना, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के एक साइड का जो सारा एंगल होता है ना, जो टोटल एंगल होगा, वो टोटल एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अब देखना स्ट्रेट लाइन के एक साइड कौन कौन सा एंगल बना, आई प्लस आर प्लस डेल्टा। मैं क्या डायग्राम से लिख सकता हूँ, आई प्लस आर प्लस डेल्टा स्ट्रेट लाइन के एक साइड का कंप्लीट एंगल, और कितना होता है वो 180। हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है कि आई और आर आपस में क्या होता है, सेम। तो इस आर को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। आई प्लस आई, 2i प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ जरा ध्यान से देखें तो डेल्टा हमारा बनकर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का 2i। एंगल ऑफ डेविएशन का एक फेमस फार्मूला बनकर आ गया है। एंगल ऑफ डेविएशन हमारा बनकर आया है 180 डिग्री माइनस का 2i। एंगल ऑफ डेविएशन हमारा कितना बना, 180 डिग्री माइनस 2i। तो कभी भी प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन हो या मिरर से रिफ्लेक्शन होना, तो उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, 180 डिग्री माइनस 2i। चाहे प्लेन मिरर हो, आगे चल के मैं स्फेरिकल मिरर में भी निकाल कर दिखा दूंगा। मिरर से रिफ्लेक्शन के लिए एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला होता है 180 डिग्री माइनस का 2i। आई है एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा है एंगल ऑफ, आई है एंगल ऑफ इंसिडेंट, डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। अगर इतना हमें समझ में आया ना, मैं एक ग्राफ बनाना चाहता हूँ एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का। मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ किस किस के बीच का, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ। तुम कहोगे सर कभी भी ग्राफ बनाना हो ना, हम लोग क्या देखते हैं, इक्वेशन को। इक्वेशन पे अगर जरा ध्यान दें तो डेल्टा का भी पावर है 1 है, आई का भी पावर 1 है। ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर मैं कंपेयर करूं तो c यानी y इंटरसेप्ट हमारा कितना आ गया, 180 डिग्री। m यानी स्लोप हमारा कितना आ गया, -2। स्लोप हमारा नेगेटिव आया है। स्लोप अगर नेगेटिव हो तो स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा होगा एंगल हमारा क्या होगा, 90 डिग्री से ग्रेटर। y इंटरसेप्ट हमारा पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ग्राफ जो है अबव द ओरिजिन कट करेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ऐसा कुछ। आगे मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूँ, नहीं तो एंगल ऑफ डेविएशन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। एंगल ऑफ डेविएशन का मुझे लग रहा है ना कि जब आई हमारा जीरो हो, आई अगर जीरो हमारा होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, 180 डिग्री। और एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री अभी हम लोग देखेंगे भी, एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री नॉर्मल इंसिडेंट्स के केस में आता है। यानी एंगल ऑफ डेविएशन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 180 डिग्री आएगा। और अगर मुझसे कोई पूछे आएगा कब, तो मैं कहूँगा जब हमारे पास में नॉर्मल इंसिडेंट्स होगा ना, तो उस केस में हमारा एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम आता है। यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, मिनिमम, और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 90 डिग्री। और ये किस केस में आएगा, ग्रेजिंग इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या रहता है, मैक्सिमम रहेगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैक्सिमम है तो इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन इन डेल्टा का वैल्यू कितना रहेगा, 0। तो ये मैंने अगला टर्म डिफाइन कर दिया था, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन के बेसिस पर मैंने एक ग्राफ भी बनाकर दिखा दिया है कि नॉर्मल इंसिडेंस के केस में एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम होगा। ग्रेजिंग इंसिडेंस यानी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो तो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है, और होता कितना है, 0 रहेगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपना अगला टॉपिक है, ध्यान से देखते हैं।
इमेज फॉर्मेशन थ्रू प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, और दो केस इसमें हम लोग देखेंगे। पहला केस होगा जब ऑब्जेक्ट हमारे पॉइंट के साइज का हो, और दूसरा केस होगा जब ऑब्जेक्ट ऐसे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, यानी ऑब्जेक्ट का साइज पॉइंट की तरह ना हो, उसका साइज मैटर करता हो ऑब्जेक्ट का, तो हमारे इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। सबसे पहले प्लेन मिरर से हमें इमेज का फॉर्मेशन करना है जब ऑब्जेक्ट हमारा किस साइज का हो, पॉइंट इमेज हो, सॉरी पॉइंट ऑब्जेक्ट हो। हाँ ध्यान देना, ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, रे डायग्राम से भी लोग ध्यान देंगे। ये हमारे पास में एक प्लेन मिरर एम है। ये प्लेन मिरर का मैंने एक्सिस बना दिया है, यानी ये एक्सिस मिरर के कैसे होगा, परपेंडिकुलर। एक ऑब्जेक्ट है ओ, एक ऑब्जेक्ट है ओ, ऑब्जेक्ट का मिरर से जो डिस्टेंस है वो मैं एज्यूम कर लेता हूँ, चलो डी ओ, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। डी ओ अगर मैं पूछूं यहाँ पर क्या है, तो तुम कहोगे सर डी ओ कुछ भी नहीं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। मिरर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मैंने डी ओ कहा हुआ है। अब मुझे इमेज का फॉर्मेशन करना। अच्छा जरा बताना, इमेज का क्या डेफिनेशन है। जब कभी भी रिफ्लेक्टेड रे रियल में या वर्चुअली मीट करेंगे तो क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब अगर इमेज बनाना है तो कम से कम कितने रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, दो, और दो रिफ्लेक्टेड रे चाहिए तो कम से कम कितने रे इंसिडेंट करवाना पड़ेगा, दो रे इंसिडेंट करवाना है। इसलिए वैसे तो ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज हर डायरेक्शन में इंसिडेंट होंगी, लेकिन इस मिरर पे मुझे इमेज का फॉर्मेशन अगर करना है ना, तो मिनिमम कितने नंबर ऑफ रेज इंसिडेंट्स करवाने हैं, तो टू नंबर ऑफ रेज इंसिडेंट करवाना है। अच्छा एक हमने नॉर्मल इंसिडेंट्स कल पढ़ाया ना, कि अगर रे, क्योंकि ये लाइन अगर देखो ना एक्सिस ये परपेंडिकुलर तो नॉर्मल भी है, तो फर्स्ट रे जो मैं है इसी एक्सिस के लॉन्ग इंसिडेंट करवा देता हूँ। और हमने पढ़ा है अगर कोई भी रे मिरर के या सरफेस के नॉर्मल इंसिडेंट्स हो तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो सेम पाथ को रिट्रेस करके ऐसे आगे निकल जाएगी, ठीक है ना। यानी ये रे ऐसे इंसिडेंट्स हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद में आगे स्ट्रेट पाथ पर निकल गया है। मैं एक रे और इंसिडेंट करवाता हूँ मिरर से, पर यहाँ से एक रे इंसिडेंट करवाया। तुम कहोगे सर जब कभी भी रे इंसिडेंट हो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या ड्रॉ करते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मैंने ढूंढा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के एक साइड इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल के दूसरे साइड में क्या बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे बनकर आएगा। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई कहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी मैं क्या नाम दे सकता हूँ, आई। अब जरा अगर ध्यान से देखें, एक रिफ्लेक्टेड रे हमारा इस एक्सिस के अलॉन्ग था, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास में ये है। क्या, जब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आगे बढ़ेंगे तो इनके बीच का सेपरेशन लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। और रिफ्लेक्टेड रे अगर आगे बढ़े और वो अगर कन्वर्जिंग नहीं डाइवर्जिंग है तो ये आगे चल के रियल में किसी पॉइंट पर मीट नहीं करेंगे, यानी हमारा रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता था। मैं अगर पूछूं अगर रियल इमेज नहीं बन रहा डाइवर्जिंग रे है तो इनको वर्चुअली पीछे बढ़ाओ, तो इस रे को भी मैंने वर्चुअली पीछे बढ़ा दिया, इस रे को भी वर्चुअली पीछे बढ़ा दो, तो मुझे ऐसा लग रहा है वर्चुअली ऐसे किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारा इमेज कैसा बनकर आ जाएगा, ये वर्चुअली इंटरसेक्ट करें तो इमेज कैसा है, वर्चुअल इमेज है। अच्छा अगर मैं पूछूं ऑब्जेक्ट हमारा रियल था या वर्चुअल, तो तुम कहोगे सर ऑब्जेक्ट से जो रे इंसिडेंट हुआ रियल में कर रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट भी कैसा ऑब्जेक्ट था, रियल ऑब्जेक्ट हमारे पास में था। और अगर इस पूरे रे डायग्राम को समझ पाए हैं तो मुझे कुछ रिजल्ट तुरंत बनते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर एक रियल ऑब्जेक्ट हो या एक ऑब्जेक्ट हो तो उसके इमेज का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। और ये रे डायग्राम बनाते हुए ना हमने कुछ रिजल्ट देखा। देखो रिजल्ट हम लोग क्या देख चुके हैं कि रियल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनकर आ रहा है, वर्चुअल इमेज बनकर आया है। यानी हमने क्या पाया कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा रियल हो तो इमेज हमेशा कैसा बनेगा, वर्चुअल। लेकिन कौन से मिरर की बात मैं कर रहा हूँ, प्लेन मिरर में कभी भी अगर रियल ऑब्जेक्ट रहा तो इमेज हमेशा कैसा बनेगा, वर्चुअल। अगर तुम चाहो तो बना भी सकते हो कि अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ ना तो इमेज हमारा हमेशा कैसा बन जाएगा, रियल। तो प्लेन मिरर में पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इमेज फॉर्मेशन का पहला पॉइंट हम लोग क्या देख रहे हैं कि रियल ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल। और इसका इन्वर्स भी सही है, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर होता तो वो कैसा इमेज बना रहा होता, रियल इमेज का फॉर्मेशन करता। जैसे मैंने ये रे डायग्राम बनाया है तुम लोग वैसा रे डायग्राम बना सकते हो।
तो पॉइंट इमेज से फॉर्मेशन, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का अगर इमेज का फॉर्मेशन हो तो उसमें पहला रिजल्ट क्या मिला है, रियल ऑब्जेक्ट है वर्चुअल इमेज एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट है रियल इमेज, यानी रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज होगा और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज रहने वाला है, एक रियल इमेज रहने वाला है। ये पहला पॉइंट यानी फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे ध्यान देते हैं। एक बात और अगर ध्यान देना तो ऐसा लग रहा है ना, मिरर के अगर एक साइड ऑब्जेक्ट है तो मिरर के दूसरे साइड पे क्या रहेगा, इमेज। यानी प्लेन मिरर के सामने हम खड़े हो ना, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि मिरर के जिस साइड में ऑब्जेक्ट हो उसी साइड इमेज बने, नहीं। मिरर के एक साइड ऑब्जेक्ट होगा और इमेज क्या रहेगा, मिरर के दूसरे साइड में रहने वाला है। तो अगला रिजल्ट हमें प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या मिल रहा है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज always reside, object and image always reside opposite side of the mirror, opposite side of the mirror, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज जो है मिरर के अपोजिट साइड में हमेशा ही रहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में अगले पॉइंट्स पे अगर ध्यान दे तो मुझे ऐसा लग रहा है, ये भी देखो यही दिख रहा है, ऑब्जेक्ट और इमेज को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है ना, ये लाइन हमारा मिरर के कैसे है, परपेंडिकुलर। तो अगला रिजल्ट हमें क्या मिला कि ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट हमेशा मिरर के कैसे रहने वाला है, परपेंडिकुलर रहेगा। अगला पॉइंट में क्या लिखूंगा, लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज will always be perpendicular to the mirror। ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाला लाइन हमेशा मिरर के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। एक और रिजल्ट है, देखो मैं बनाकर दिखा रहा हूं, देखना। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मिरर से ऑब्जेक्ट के सेपरेशन को क्या कहा था, DO। इसी तरीके से मिरर से इमेज के डिस्टेंस को मैं क्या जूम कर लेता हूँ, DI। अच्छा, अगर मैं पूछूं यहाँ पे जरा बताना DI क्या है, तो तुम कहोगे सर DI है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। मिरर से इमेज के डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, DI कहेंगे। मिरर से इमेज का डिस्टेंस को क्या नाम देने वाला हूं मैं, DI कह रहा हूं। अब देखते रहना, ज्योमेट्री थोड़ा ध्यान से देखना, एंगल वगैरह का खेल आराम आराम से देखना। अच्छा, अगर ये एंगल I है तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में सेम होते हैं, तो वो एंगल अगर I था तो ये भी कितना एंगल हो जाएगा, I ही रहेगा। इसी तरह अगर ये एंगल I है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, आमने सामने के एंगल आपस में क्या रहते हैं, सेम, तो ये भी कितना सॉरी। इसके अलावा ये और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या रहेंगे, सेम, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, I। अब दो ट्राइंगल मैं देखने के लिए कह रहा हूँ, सभी लोग ट्राइंगल देखना। इस पॉइंट को मैं M कह दे रहा हूँ, इस पॉइंट को P। तो मैं दो ट्राइंगल कह रहा हूँ, देखना, ट्राइंगल OMP और दूसरा ट्राइंगल कह रहा हूँ IMP। ये दो ट्राइंगल जरा ध्यान देना, मुझे ऐसा लग रहा है इस ट्राइंगल का ये दोनों एंगल आपस में सेम है, ये दोनों एंगल 90 यानी आपस में सेम है, और ट्राइंगल का ये साइड PM दोनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड सेम हो जाए ना, तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉन्करेंट। यानी ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे का कॉन्करेंट है, और ट्राइंगल अगर कॉन्करेंट हो तो सारे साइड, सारे करस्पॉन्डिंग साइड आपस में क्या रहेंगे, इक्वल। इसका मतलब O से P का डिस्टेंस, I से P का डिस्टेंस सेम रहेगा। यह एंगल भी आपस में क्या रहेगा, सेम। मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, मिरर से इमेज का डिस्टेंस भी क्या रहने वाला, सेम। यानी तुम कहोगे सर एक अच्छा सा रिजल्ट बनकर आया है, मिरर से इमेज का डिस्टेंस और मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम। और ये अच्छा, कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर या कोई भी, कोई भी,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सेम होगा या कोई ऐसे रैंडम डिस्टेंस भी लेना हो ना, तो मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मिरर के उसी पॉइंट से इमेज का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, ऑल्दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना भी हो तब भी हमेशा सेम रहेगा। ये परपेंडिकुलर वाले डिस्टेंस भी सेम होते हैं और परपेंडिकुलर वाले डिस्टेंस जो नहीं है वो भी हमेशा क्या रहेंगे, मिरर और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस सेम रहने वाला है। तो क्या मैं कह रहा हूँ, अगला रिजल्ट हमेशा हमें क्या मिला, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर will be equal to distance of image from mirror। मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मिरर से इमेज का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। तो ये इस तरह हमने चार रिजल्ट निकाला। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, और प्लेन मिरर से अगर मुझे इमेज का फॉर्मेशन कराना था ना, तो मैं बहुत खूबसूरती से चार रिजल्ट याद किया। जब ऑब्जेक्ट हमारा पॉइंट हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, तो पहला रिजल्ट हमने क्या याद किया कि रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल। दूसरा रिजल्ट क्या देखा, ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर के हमेशा क्या रहेंगे, अपोजिट साइड रहेंगे। थर्ड रिजल्ट क्या देखा, ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करने वाला लाइन हमेशा मिरर के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। फोर्थ रिजल्ट हमने देखा है, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मिरर से इमेज का डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, सेम। यानी ये ऑब्जेक्ट जो मिरर के साथ ट्राइंगल बनाता है, इमेज जो मिरर के साथ ट्राइंगल बनाता है, वो हमेशा क्या रहता है, कॉन्करेंट। इस तरह मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मिरर से इमेज का कौन सा, परपेंडिकुलर वाला भी सेम होगा, और जो परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एंगल पे है, वो वाला डिस्टेंस भी आपस में क्या रहता है, सेम। अभी आगे चल के इस रिजल्ट पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो तो इस तरीके से हमने ये चार रिजल्ट देखा है। अब हम लोग देखेंगे जब हमारे पास ऑब्जेक्ट पॉइंट ना हो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो ना, तो कैसे क्या रिजल्ट बनेगा, इसके ऊपर फोकस कर लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो तो हमें फोकस करना है, ध्यान देना। अच्छा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में दो केस बनेगा, एक जब ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के पैरेलल हो, दूसरा जब ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के क्या हो, परपेंडिकुलर। हम लोग डिस्कस करेंगे जब ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल हो, वो वाला केस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जब ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के परपेंडिकुलर हो, वो वाला केस भी। सबसे पहला केस, ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द मिरर। अगर ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के पैरेलल है तो कैसे क्या होगा, ध्यान से देखते हुए चलते हैं, ध्यान देना। हमारे पास में ये एक प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर में मैंने एक परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर दिया, जिसे हम लोग ऑप्टिकल या प्रिंसिपल एक्सिस भी कह सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ऑब्जेक्ट हमारा जो है ये मिरर के कैसे है, परपेंडिकुलर है। अब मैं इसका रे डायग्राम बनाना चाहता हूँ। तुम कहोगे सर कभी भी रे डायग्राम बनाना हो कम से कम कितने रे इंसिडेंट करवाने होते हैं, दो रे इंसिडेंट करवाना होगा। देखते रहना, मैं आराम आराम से मैं दो रे इंसिडेंट करवाता हूँ। पहला इंसिडेंट तुम कहोगे सर हमेशा हम लोग कैसा करवाते हैं, नॉर्मल। और अगर नॉर्मल इंसिडेंट हो तो रिफ्लेक्शन के बाद में वो सेम रास्ते वापस चला जाता है। दूसरा इंसिडेंट देखना मैं कहाँ करा देता हूँ, चलो सेकंड इंसिडेंट मैंने यहाँ करवा दिया। अब ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल, देखते रहना। सेकंड इंसिडेंस में अगर यहाँ कराऊं तो इस पॉइंट पे मुझे क्या ड्रॉ करना था, नॉर्मल। ये हमारा एक्सिस नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आगे चल के ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अगर ध्यान से देखा जाए ना, ये दोनों कैसी रे हैं, डाइवर्जिंग रे है, लगातार इनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज कर रहा है। तो दोनों कभी एक्चुअल में मीट नहीं करने वाले हैं। अगर मैं चाहता हूँ इमेज का फॉर्मेशन करना ना, तो इस वाले रे को भी वर्चुअली पीछे बढ़ाना पड़ेगा, इस वाले रे को भी वर्चुअली पीछे बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ कहीं ऐसे किसी पॉइंट पर, वर्चुअल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा इमेज हमारा ऐसा कुछ बनकर आएगा, ए डैश बी डैश। मैं ज्योमेट्री से जैसे अभी रिजल्ट प्रूव किया होना, वैसे यहाँ पे रिजल्ट प्रूव कर सकता हूँ। दोबारा से मैं कर नहीं रहा हूँ, सेम रिजल्ट अभी प्रूव किया, देखते रहना रिजल्ट बनेगा क्या। पहला, ऑब्जेक्ट हमारा कैसा था, रियल, तो इमेज कैसा बना है, वर्चुअल। यानी प्लेन मिरर में चाहे पॉइंट ऑब्जेक्ट हो या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, हमेशा रियल ऑब्जेक्ट है वर्चुअल इमेज एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट है रियल इमेज। फर्स्ट रिजल्ट तो यहाँ पे ट्रू है। कौन सा फर्स्ट रिजल्ट, जो वहां था कि रियल ऑब्जेक्ट है वर्चुअल इमेज एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट है रियल इमेज। फर्स्ट रिजल्ट तो हमारे पास में यहाँ भी ट्रू है।
अच्छा, सेकंड रिजल्ट वहां पर क्या था कि मिरर के ऑब्जेक्ट और इमेज हमेशा मिरर के क्या रहेंगे, अपोजिट साइड में रहने वाले हैं। तो यहां भी ये रिजल्ट है क्या, ऑब्जेक्ट एंड इमेज रिसाइड opposite side of the mirror, reside opposite side of the mirror। थर्ड रिजल्ट हमारा वहां पर क्या था कि लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी परपेंडिकुलर टू द मिरर। तो यहां भी ये रिजल्ट हमारा ट्रू है क्या, लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी परपेंडिकुलर टू द मिरर। फोर्थ रिजल्ट वहां क्या था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, कोई भी डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो या ना हो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ये रिजल्ट यहाँ भी है। तो ये चारों रिजल्ट जो पुराने थे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, वही एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए भी है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। हाँ, ये पांचवा रिजल्ट मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये नया रिजल्ट है, ध्यान देना। मुझे ऐसा लग रहा है, ज्योमेट्री अगर ध्यान देना, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज हमेशा क्या रहेगा, सेम। और इमेज हमारा हमेशा कैसा बनता, इरेक्ट इमेज बनेगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्स, सॉरी ऑब्जेक्ट अगर मिरर के पैरेलल रखा हुआ है तो हमारा इरेक्ट इमेज बनेगा। और कैसा बनने वाला है, सेम साइज का बनेगा। यानी मैं क्या कह रहा हूं, इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होगा एंड सेम साइज। अच्छा, किस केस में इरेक्ट इमेज बना है, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस सॉरी मिरर के पैरेलल होना तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, प्लेन मिरर से इरेक्ट बनेगा। और कैसा साइज का होने वाला, सेम साइज। सेम साइज का मतलब क्या है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू होगा हाइट ऑफ इमेज। इतना हमें ध्यान देना है। कैसा, ये चार पॉइंट्स तो वही पुराने वाले जो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए था। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में जब ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के पैरेलल हो तो हमारा इमेज इरेक्ट बनेगा एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जैसा होगा। जो हाइट ऑब्जेक्ट का था वही हाइट हमारा इमेज का होगा। सेकंड केस यहां पर क्या आएगा, जब हमारा मिरर प्रिंसिपल सॉरी मिरर हमारा जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो मिरर के कैसे रहे, परपेंडिकुलर। अगर ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के परपेंडिकुलर हो तो रे डायग्राम में बनाकर दिखा रहा हूं, देखते रहना सभी लोग। ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये एक मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर दिया है। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ए बी ना, ये ऑब्जेक्ट का लेंथ मैं जूम कर लेता हूँ एलओ, और ए बी ऑब्जेक्ट इस बार मिरर के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर तुम्हें बहुत अच्छा नॉलेज हो ना, इसको तुम कहोगे सर मैं हेड को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लूँ, टेल को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लूँ। जब कभी भी ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के परपेंडिकुलर रखा हो, यानी इस एक्सिस के अलॉन्ग रखा होता है ना, तो ऐसा हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इस हेड के पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बना लो, टेल के पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बना लो। तुम कहोगे सर हेड मिरर के पास में है, तो इमेज का जो हेड बनेगा वो भी मिरर के पास में होगा, ए डैश बी डैश, और जो टेल होगा वो मिरर से दूर होगा। और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑफ इमेज हमारा क्या रहेगा, सेम। अच्छा, वो पुराने चार रिजल्ट तो यहाँ भी ट्रू है कि रियल ऑब्जेक्ट है वर्चुअल इमेज एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट है रियल इमेज। ऑब्जेक्ट एंड इमेज रिसाइड अपोजिट साइड ऑफ द मिरर, यहाँ भी ट्रू है, मैं दोबारा से लिख नहीं रहा हूँ। लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी परपेंडिकुलर टू द मिरर, ये भी ट्रू है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ये भी सही है। हाँ, यहाँ जो चौथे के बाद में पांचवा पॉइंट आएगा ना कि इमेज उल्टा हो गया, यानी कैसा इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा। जब ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल था, सॉरी मिरर के पैरेलल था, तो इरेक्ट इमेज बना था। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के परपेंडिकुलर हो तो कैसा इमेज बनेगा, इन्वर्टेड। लेकिन इस केस में भी सेम साइज बना है,
सेम साइज का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज रहने वाला है। तो इस तरह हमने प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन देख लिया। प्लेन मिरर से इमेज के फॉर्मेशन के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, चाहे पॉइंट ऑब्जेक्ट हो या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, मैं सबको एक साथ बोलूं तो चार रिजल्ट तो सभी में ट्रू है कि रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, रियल इमेज। ऑब्जेक्ट एंड इमेज रिसाइड अपोजिट साइड ऑफ द मिरर। थर्ड रिजल्ट हमारे पास में क्या था, लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी परपेंडिकुलर टू द मिरर। फोर्थ रिजल्ट क्या था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। हाँ, जब हमारा पैरेलल ऑब्जेक्ट हो तो इरेक्ट इमेज बनता है और सेम साइज का बनता है, जब परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट हो तो इन्वर्टेड इमेज बनता है और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जैसा इमेज बनेगा। यानी जो साइज हमारा ऑब्जेक्ट का है वही साइज हमारे इमेज का भी फॉर्मेशन होकर आ जाता है। इस तरह हमने प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन कर लिया है। आगे बढ़े ना, कुछ एक दो छोटे छोटे सवाल हैं, हम लोग ट्राई करते हैं। कर ड्रॉ द इमेज ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर में हमें इमेज का फॉर्मेशन करना। देखो ऑब्जेक्ट ए बी मिरर के पैरेलल है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के पैरेलल हो तो कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन होगा और सेम साइज यानी ऐसा इमेज बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर हो तो कैसा इमेज बनता, इन्वर्टेड इमेज बनेगा और कैसा होगा, सेम साइज का। अब अगर ये हमें समझ में आया ना तो इसको भी मैं समझ सकता हूं, अगर ऐसा ऑब्जेक्ट आर्क जैसा हो तो इसका इमेज ऐसा कुछ दिखाई देने वाला है। इस तरह हम लोग प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हाँ, मुझे पता है मिरर के प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट एंड इमेज रिसाइड अपोजिट साइड ऑफ द मिरर एंड करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स विल बी इक्वल्स टू इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों के, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल एक छोटा सा न्यूमेरिकल हमारे पास में है, इस पे जरा हम लोग फोकस करें, देखिए क्या सवाल है। एक छोटा सवाल है, ध्यान देना, सभी लोग ध्यान देते हैं हम लोग। क्वेश्चन में रीड करता हूँ। A small object is placed 10 सेंटीमीटर in front of a plane mirror। एक स्मॉल यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ, कहाँ से रखा है, प्लेन मिरर से। इतना डायग्राम अगर मैं बनाऊं, एक हमारे पास में प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है ना वो कितने डिस्टेंस पे है, 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है, ये मिरर एम है। आगे, इफ यू स्टैंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, क्या कह रहा है, अगर तुम जो है ना ऑब्जेक्ट के पीछे खड़े हो, ये तुम हो, और मिरर से कितने डिस्टेंस पे हो, ऑब्जेक्ट से नहीं मिरर से कितने डिस्टेंस पे हो, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हो फ्रॉम द मिरर, एंड लुक एट इट्स इमेज, और तुम ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे हो, ऑब्जेक्ट के इमेज को देख रहे हो। जरा बताना इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, तुम कहोगे सर अपोजिट साइड बनेगा, जितने डिस्टेंस पर मिरर से ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पर मिरर से इमेज हमें दिखाई दे रहा होगा। द डिस्टेंस फोकस फॉर योर आई विल बी, तो जरा बताना तुम्हारे आंखों में जो इमेज बनेगा वो कितने डिस्टेंस पर बनेगा। तो जरा डायग्राम देख के बताओ, तुम्हारे आंखों में ये पूरा डिस्टेंस आएगा ना, ये पूरा कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, तो फाइनली आंसर कितना बन जाएगा। ये एक छोटा सा सवाल था, एक बार देख ले, कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो पूछे, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। इसके बाद एक छोटा सवाल और है, ध्यान देना, सब लोग पढ़ते आ रहा हूं आराम से। क्वेश्चन में रीड करता हूं, ध्यान देना। द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अ प्लेन मिरर में भी फॉर्म अ रियल इमेज, क्या कह रहा है, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्टेड लाइट क्या हमारा रियल इमेज का फॉर्मेशन कर सकता है। जरा हम लोग सोचते हैं रियल इमेज, चलो बना कर देखते हैं। ये हमारे पास प्लेन मिरर, मैं इस प्लेन मिरर पे दो रे इंसिडेंट करवाता हूँ, ध्यान देना, एक ये रे है, दूसरा ये रे। अच्छा, ये इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग है ना, पर ये रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। अगर इनको वर्चुअली आगे बढ़ाया जाए ना तब जाके ये किसी ऐसे पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी और ये कैसा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वर्चुअल। तुम कहोगे सर रिफ्लेक्शन करवाना है, कभी भी रिफ्लेक्शन करवाना हो तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल के एक साइड इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल के दूसरे साइड क्या आएगा, रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल के एक साइड इंसिडेंट रे है तो नॉर्मल के दूसरे साइड में क्या आएगा, रिफ्लेक्टेड रे। इस तरह हमारा इमेज बना और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे रियल में मीट करे तो कैसा इमेज का फॉर्मेशन हो गया, रियल इमेज। मैं देख रहा हूँ अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज कैसा बन रहा है,
रियल इमेज, और क्वेश्चन में भी कहा था कैसे इमेज का फॉर्मेशन करना है, रियल इमेज। अब देखो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। इफ द रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर आर डाइवर्जिंग, जरा बताना ये इंसिडेंट रे जो हमारे पास में है, ये इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग। तुम कहोगे सर इंसिडेंट रे जब रियल इमेज बना है ना तो इंसिडेंट रे कैसा है, कन्वर्जिंग। क्वेश्चन में कह रहा डाइवर्जिंग होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन, इफ द रेज इंसिडेंट ऑन द मिरर आर कन्वर्जिंग, मिरर पे जो रे इंसिडेंट हो रहा है ना रियल इमेज के फॉर्मेशन के लिए, वो कैसा रे है, कन्वर्जिंग है। हाँ बिल्कुल है, तो सेकंड ऑप्शन ट्रू है। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द मिरर, नहीं ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के पास हो या मिरर के दूर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ अगर रियल इमेज बनाना है तो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, वर्चुअल, तो ये पॉइंट भी हमारा ट्रू नहीं है। अंडर नो सर्कमस्टांस, क्या कह रहा है, किसी भी कंडीशन में रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। कन्वर्जिंग रे हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, तो कैसे इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है, रियल इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है। हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। आगे बढ़े, एक और छोटा सवाल है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। हाँ आराम से रीड करते हैं क्वेश्चन। A graph is plotted between object distance u and image distance v, क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u लेना है, इमेज के डिस्टेंस को v लेना है। किसके लिए है, प्लेन मिरर के लिए। तो जरा ध्यान देना, अगर मैं प्लेन मिरर में बात करूँ ना तो मिरर के एक साइड ऑब्जेक्ट होगा, दूसरे साइड पे इमेज होगा। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को u कहा है, इमेज के डिस्टेंस को v कहा हुआ है। विच ऑवन रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप, अब मुझे ई और वी का ग्राफ बनाना है। अच्छा अगर 10th में पढ़कर आए हो, नहीं तो इस चैप्टर में मैं आगे स्फेरिकल मिरर में बताऊंगा भी। ई और वी में रिलेशन लिखना हो ना तो पहले पॉजिटिव नेगेटिव साइड डिसाइड करते हैं, आगे मैं बताऊंगा कैसे डिसाइड करते हैं। ऑब्जेक्ट से रे इंसिडेंट करवाना, रे का डायरेक्शन पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो तुम कहोगे सर यू और वी तो सेम है, डिस्टेंस सेम होता है पर कोऑर्डिनेट अपोजिट है ना, तो अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखूं मैं तो मैं लिखूंगा माइनस यू इज इक्वल टू वी, यानी v इज इक्वल टू फाइनली क्या आ गया, माइनस यू। हमें ग्राफ किस किस में बनाना है, v और u में बनाना है ना, तो v और u में ग्राफ बनाना था तो v और u में क्या रिलेशन निकल कर आया है, v इज इक्वल्स टू माइनस यू। अब जरा ध्यान दे, v का पावर 1 है, u का पावर 1 है, ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बने तो y इज इक्वल टू क्या फार्मूला स्ट्रेट लाइन का, mx प्लस c। तुम कहोगे सर कंपेयर करें, स्लोप हमारा कितना आ गया, -1, y इंटरसेप्ट कितना बनकर आ गया है, 0। अब स्लोप अगर -1 है तो एंगल क्या रहेगा, ग्रेटर देन 90, स्लोप नेगेटिव हो तो एंगल 90 डिग्री से बड़ा बनता है। तुम कहोगे सर ग्राफ ऐसा कुछ बनकर आएगा। अब देखो क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन होगा विद स्लोप +1, क्या स्लोप +1 है या -1, तुम कहोगे सर स्लोप +1 नहीं, स्लोप -1 है। और y इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कितना है, 0, इंटरसेप्ट 0 आया है, तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ये सेकंड आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह मैंने प्लेन मिरर के लिए बना दिया। आगे अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेन मिरर से कितने डिस्टेंस पे रखा गया, 5 सेंटीमीटर। मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये हमारे पास प्लेन मिरर, इस प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट हमारा 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। इफ द मिरर इज नाउ मूव्ड बाई 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, कह रहा है ये मिरर का फर्स्ट पोजीशन जो है ना, फर्स्ट पोजीशन से मिरर ऑब्जेक्ट से दूर की तरफ 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर दिया गया। पहले मिरर पोजीशन M1 पे था, अब मिरर पोजीशन M2 पे आ चुका है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज, तो बताओ ऑब्जेक्ट को नहीं छेड़ा है तो इमेज कितना डिस्प्लेस होगा। अच्छा बताना, M1 मिरर से अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पे है तो जो पहला इमेज बना होगा वो हमारा कितने डिस्टेंस पे बनेगा, 5 सेंटीमीटर। पर अगर मैं मिरर को 2 सेंटीमीटर राइट शिफ्ट कर दूं तो अब ऑब्जेक्ट हमारा मिरर से कितने डिस्टेंस पे हो गया, तुम कहोगे सर अब यहाँ से 7 सेंटीमीटर पे है तो इसी पॉइंट से इमेज हमारा कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर पे हमारा यहाँ I2 इमेज डिस्प्लेस हो गया। अब उससे पूछा ये इमेज का डिस्प्लेसमेंट, यानी ये वाला डिस्प्लेसमेंट बताना, ये डिस्टेंस बताना। ध्यान देना कैसे बताऊंगा, ये पूरा 7 है, ये देखो ये 5 सेंटीमीटर, ये 2 है, तो ये बचा हुआ ये छोटा सा पार्ट कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर ना। ये पूरा 7 है, ये 3 है, तो तुम कहोगे सर इमेज का डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज हमारा बनकर आया है 4 सेंटीमीटर। और हम लोग चाहे तो रिजल्ट याद कर सकते हैं, जितना भी तुम मिरर को डिस्प्लेस करोगे ना, हमारा
इमेज उसका डबल डिस्प्लेस होता है। यानी मैं कह सकता हूं या रिजल्ट में याद कर सकता हूं क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज हमेशा इक्वल होगा किसके, 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का जितना भी डिस्प्लेसमेंट करोगे उसका डबल हमेशा कौन डिस्प्लेस करेगा, हमारा इमेज डिस्प्लेस करने वाला है। अगर मैंने मिरर को 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया तो सेम डायरेक्शन में हमारा इमेज कितना डिस्प्लेस होकर आया है, 4 सेंटीमीटर बनकर आया है। इस तरह ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़े, देखिए क्या है। हाँ, नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्लेन मिरर का बेसिक आइडिया हमें लग गया है। अगली क्लास में प्लेन मिरर का एक अगला छोटा सा टॉपिक है एनालॉग क्लॉक, इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक आज हमने क्या पढ़ा है, तो प्लेन मिरर का आज हमने पढ़ा, प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे करेंगे उसको लेकर कुछ रिजल्ट हमारे पास में थे। उसके बाद में हमने उसमें कुछ न्यूमेरिकल किए। अगली क्लास से हम लोग एनालॉग क्लॉक और प्लेन मिरर में एंगल ऑफ डेविएशन वगैरह पे कुछ न्यूमेरिकल्स का